हेलो एवरीवन। मैं आज लेक्चर 14 हमारी सीरीज का है जो हम आरसीसी स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हैं। उसमें लेक्चर 14 है जिसमें हम टॉपिक कवर करेंगे डबली रीइंफोर्स्ड बीम। डबली रीइंफोर्स्ड बीम डबली रीइंफोर्स्ड बीम के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग ये सोचने, सबसे पहले ये हम जानते हैं कि सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम में सबसे ज्यादा कितना मोमेंट हम लोग कैरी करा सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि अगर आप सपोज करो सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम आप अगर लेते हैं सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम, तो इसका आप अगर मान लीजिए बैलेंस में है आपकी बीम और आपने यहाँ कुछ रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रखा है जो इक्विवेलेंट m इंटू AST के बराबर सपोज करी है, बैलेंस सेक्शन है और इसके सेंट्रॉइड से हमने स्ट्रेस डायग्राम ये ड्रा कर रखा है। इसकी वैल्यू सिग्मा ST/m, इसकी वैल्यू सिग्मा CBC है, ये हमारा विड्थ है और ये हमारी इफेक्टिव डेप्थ है। तो यहाँ आप देखो ये हमारा कंप्रेशन जोन में है और ये टेंशन में है और यहाँ पर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो हमारा C है और यहाँ पर हमारा T है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो JD है, लीवर आर्म, और ये डिस्टेंस जो है आपकी है XD या KD के बराबर है, KD के बराबर है। ये आप लोग सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम में ये देखा होगा। तो इसमें मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी जो आप लोग निकालते हैं M इक्वल्स टू AST सिग्मा ST इंटू JD से निकाल सकते हैं, ये एक इक्वेशन होगा। दूसरा M इक्वल्स टू 1/2 सिग्मा CBC K इंटू J इंटू BD स्क्वायर, दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन। तो ये हमने निकाला था कि M इक्वल्स टू QBD स्क्वायर। इसमें ये बताने की कोशिश किए थे कि अगर बैलेंस बीम है तो बैलेंस बीम का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम ऑलवेज कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर एक, जो सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम है, सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम कैन बी डिजाइन फॉर बैलेंस और अंडर रीइंफोर्स्ड बीम। नंबर टू, singly reinforced beam can't be designed for over reinforced beam। क्यों? क्योंकि ओवर रिइंफोर्स में ब्रिटल फेलोर होगा, इसको हम लोग अवॉइड करेंगे। अगर सपोज करिए आपकी बीम का बी विड्थ और डेप्थ किसी आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से फिक्स कर दिया गया है और उसमें ये बताया गया है कि जो मोमेंट आप कैरी कर रहे हैं वो मोमेंट जो आ रहा है वो m से अधिक आ रहा है। मान लीजिए इसको आप फॉर द टाइम बीइंग इसको m1 बोल लीजिए, तो m टोटल मोमेंट जो आ रहा है इज ग्रेटर देन m1, m इज ग्रेटर देन m1। तो इसमें क्या होगा, ये बीम क्या होगी, वो रीइंफोर्स्ड बीम होगी। अगर सिंगली होगी तो सिंगली होने पे ये बीम हो जाएगी, सिंगली अगर है तो ओवर रीइंफोर्स्ड बीम की तरह हो जाएगी मोमेंट कैरी कर। लेकिन हम ओवर रीइंफोर्स्ड बीम प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि डबली रीइंफोर्स्ड बीम माने कंप्रेशन में स्टील प्रोवाइड करके और इसकी क्षमता को बढ़ा करके मोमेंट को कैरी कराएंगे। तो इस तरह से ये बीम क्या है, जो हमारी सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम है वो तो रहेगी, ये तो रहेगी। इसके साथ साथ एक और बीम हम लोग जोड़ देंगे जो कि इनके स्टील की मात्राओं पर निर्भर करेंगे। माने ये बीम आपकी है, दिस बीम, और या इसको मिटा दें टाइम बीम मिटा देते हैं स्ट्रेस डायग्राम को। यहां पर आप देखो, आप ये सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम का सेक्शन है। अगर यहीं पर सपोज करिए हम यहां रीइंफोर्समेंट को लगा देते हैं, अलग से यहां अलग से रीइंफोर्समेंट लगा देते हैं, तो यहां पर जो स्टील है उसकी मात्रा को स्लाइटली बढ़ा देंगे, थोड़ा प्लस कर देंगे इसको, और यहां पर अतिरिक्त
तो क्या हो जाएगा, बीम जो हो जाएगी डबली रिइंफोर्स बीम में क्या हो जाएगी, इसको भी मिटा के देख लेते हैं कि सपोज करिए हम एक डबली रिइंफोर्स बीम की अवधारणा कर रहे हैं, सोच रहे हैं में, तो कैसे हो सकती है डबली रिइंफोर्स बीम, कैसे लगेगी, कैसे बनेगी, ये हम आप देखो, जैसे ये आपकी बीम है, तो यहाँ पर आपने जो कुछ स्टील प्रोवाइड किया है, जो भी नंबर है, इससे हमारा मतलब है यहाँ, और ये क्या करेंगे, जैसे आपकी न्यूट्रल एक्सिस है, उससे इससे कुछ डिस्टेंस पर कवर पे आप अलग से स्टील प्रोवाइड कर देंगे, यहाँ कुछ स्टील जो है आपने प्रोवाइड कर रखी है ये, तो ये डिस्टेंस यहाँ से जो है वो इसका कवर होगा, इफेक्टिव डी डैश कवर हो जाएगा। ये मान लीजिए आपकी विड्थ है, दिस इज योर बी, विड्थ है आपकी, और ये जो है यहाँ से इसके सेंटर के बीच की ये डिस्टेंस है, दिस इज योर डी, ठीक है। तो ये बीम क्या हुई, डबली रीइंफोर्स, क्या हो गई, डबली रीइंफोर्स बीम। इसमें क्योंकि कंप्रेशन में भी और टेंशन में भी स्टील प्रोवाइड किया गया है, इसलिए डबली रीइंफोर्स। इसकी जरूरत कहां पड़ती है, जब आपका मान लो बी और डी को फिक्स कर दिया, बी एंड डी इज फिक्स्ड, मान लीजिए आपको बता दिया, कोई आर्किटेक्ट कहता है कि बीम की विड्थ 250 रहेगी और डेप्थ इसकी 400 mm ही रहेगी। अब इससे जो मोमेंट हम कैरी करा रहे हैं वो सिंगली रीइंफोर्स के बैलेंस सेक्शन द्वारा वहन नहीं किया जा सकता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि m की जो वैल्यू आ रही है वो m बैलेंस से अधिक आ रही है, दिस इज m बैलेंस, मान लीजिए m1 से डिनोट करेंगे तो ज्यादा आ रही है, तो उसका उपाय क्या होगा, उपाय देखिए हम क्या करेंगे, बीम को दो पार्ट में बांट देंगे, एक पार्ट हम क्या करेंगे, एक पार्ट में ये बनाएंगे बीम, आप देखिए ध्यान से, सेम बीम को हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए ये हमारी बीम है, जो जहां पर हम कुछ सरिया लगा करके, यहाँ पर कुछ सरिया हमने लगाया है, उस सरिया को हम AST1 कह रहे हैं, AST1 कह रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा, AST1 कह रहे हैं कि मान लीजिए बैलेंस के लिए, पहले AST कहते थे ना, अब AST1 मान लीजिए सरिया आप यूज कर रहे हैं, और ये आपकी मान लीजिए बीम है, इस बीम में, इसमें हमारा कंप्रेशन में है, ये आपकी एज इट इज बी है, बी तो ये सेम है, और इसकी डेप्थ भी हमने जो है सेम रखी है इसके सेंट्रॉइड से, ये बीम हो गई बी। अतिरिक्त जो बीम लगा रहे हैं, इसके साथ जोड़ रहे हैं, वो बीम में हम लोग इसके कंक्रीट वाला पोर्शन यूज नहीं कर रहे हैं, केवल हम ये दिखा रहे हैं कि ये कंक्रीट इसमें ऐसे बाहर से दिख रही है, लेकिन वहां पर अतिरिक्त स्टील यहाँ लगा रहे हैं, वो वैल्यू आपकी है AST2, और यहाँ जो एक डैश पे डिस्टेंस पे आपकी लगा रहे हैं वो हमारी वैल्यू है ये वाली वैल्यू, यहाँ पर ASC लगा रहे हैं, ASC स्टील लगा रहे हैं, और यहाँ पर AST2, AST1 और AST2, ये अतिरिक्त, दिस इज अतिरिक्त इस्पात इन टेंशन एंड कंप्रेशन, ऐसा लगा रहे हैं कि ऐसी जरूरत पड़े कि जिससे इनके द्वारा जो मोमेंट कैरी किया जाए, ये मोमेंट कौन सा कैरी करेगा, ये मान लीजिए T2 कैरी करेगा, ये मान लो जो आपका C2 कैरी करेगा, तो एक लीवर आर्म में ये बन जाएगी, C2 और T2 के बीच में एक लीवर आर्म बन जाएगी, इसका डिस्टेंस कितना होगा, D माइनस D डैश, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना है, D डैश। तो इस तरह से एक बीम तो आपकी एक है, बीम 1, जिसमें कि सिंगली रीइंफोर्स बीम के बैलेंस की तरह से हम ट्रीट कर रहे हैं, दूसरा जो है एक कंप्रेशन जोन में स्टील लगाया और एक टेंशन जोन में अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त स्टील लगाया और उसके द्वारा मोमेंट कैरी कराना, जो अतिरिक्त मोमेंट है, तो इसके द्वारा कौन सा मोमेंट कैरी किया जाना है, आप यहां 1 मिनट मिटा देते हैं इसको, इसके द्वारा जो मोमेंट ये कैरी किया जाना है वो M1 है, और इसके द्वारा जो कैरी किया जाना है M2 है, दिस इज M2, दिस इज M1, और यहां पर आप ध्यान देना है कि M इक्वल्स टू M1 प्लस M2। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई M1 M2 कब आएगा, जब M इज ग्रेटर देन M1, और M1 बराबर क्या है, QVD², बैलेंस सेक्शन की बीम का QVD² अगर फाइंड आउट कर लीजिए स्टेप पे,
और ये दिखे कि जो आपका मोमेंट दिया गया है ये, इससे ये वैल्यू आपकी कम है, इसका मतलब वो डबली रीइंफोर्स बीम हो जाएगी, तब m बराबर m1 प्लस m2 हो जाएगा। तो एक बीम जो सिंगली रीइंफोर्स बैलेंस की तरह, उससे हम लोड मोमेंट को कैरी कराएंगे। दूसरा ऑक्सिलरी बीम में, जिसमें कंप्रेशन और टेंशन में स्टील लगा के, कंप्रेशन का स्टील क्या करेगा, डी डैश से नीचे आप लगाएंगे क्योंकि कवर चाहिए इसमें, और इसको भी एक कवर के अंदर जैसे यहाँ पर लगाया उसी तरह से अतिरिक्त यहाँ भी लग जाएगी, तो इससे हमारा मोमेंट कैरी हो जाएगा। अब आप देखो यहाँ जो कंक्रीट स्टील लगाए हैं वो कैसे बिहेव करेगा। तो कंप्रेशन का स्टील मान लीजिए ASC है, तो अगर इसको इक्विवेलेंट एरिया हम बदलेंगे तो MC इंटू ASC हो जाता है। MC क्या है, ये मॉडल रेशियो कंप्रेशन जोन में है, जो जिसकी वैल्यू हम लोग लेंगे 1.5 mm। ये ऐसा क्यों लेते हैं, क्योंकि जो कंप्रेशन में है क्रीप और सिंकेज दोनों प्रिवेल कर रहे हैं, इसलिए मॉडल रेशियो का मान मॉडिफाई हो जाएगा और वो वैल्यू आपको ये लेनी पड़ेगी। तो इस तरह से जो स्टील आपका एरिया ASC है वो कंक्रीट के इक्विवेलेंट ये हो जाएगा। दिस इज कंक्रीट के इक्विवेलेंट हो गया। अब आप देखो जहां ये जगह ASC ने भी जगह घेर रखी है, आप देखोगे तो इसमें क्या करेंगे, इस जगह को घटाएंगे, बदल तो गई लेकिन ये जगह भी है तो इस जगह को घटाएंगे हम, तो ये MC माइनस 1 इंटू ASC। इन सब जो हम इसको अवॉइड कर लिए, MA इंटू AST लिखते हैं, लेकिन ये कंप्रेशन में हम लोग इसको कंक्रीट के स्टील के एरिया को, जो एरिया वहां जगह घेरी है वो इक्विवेलेंट बनाने के बाद माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हमारी स्टील आ गई है वो आप देखोगे क्या हो जाएगा, यहाँ स्टील समझने की कोशिश करिए, ये हो जाएगा MC माइनस 1 इंटू ASC। ठीक है, और इसका स्ट्रेस कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप स्ट्रेस देखो कहाँ कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हमारा क्या हो गया, दिस इज योर C2 और T2 की बात कर रहे थे, तो यहाँ देखिए स्ट्रेस डायग्राम में क्या है, यहाँ आप जाइए, तो जो भी स्ट्रेस यहाँ डेवलप होगा कंक्रीट में, सपोज करिए, तो यहाँ पर आपका सिग्मा S/m है, और यहाँ पर जो सिग्मा CB मान लीजिए डेवलप हो रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ जो वैल्यू डेवलप होगी वो सिग्मा डैश CB होगी। ठीक है, इसको हम जरा 2 मिनट के लिए इधर मिटा के और कोशिश करते हैं कि ये वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लें। तो यहाँ पर जो कंप्रेशन में कंक्रीट स्टील है वो बदल करके MC माइनस 1 इंटू ASC हो गई है, और इसका स्ट्रेस जो है ट्रायंगल के माध्यम से फाइंड आउट कर लेंगे, तो सिग्मा CB डिवाइडेड बाई x इक्वल्स टू सिग्मा डैश CB डिवाइडेड बाई x माइनस d डैश। ये आपका आएगा, दिस इज योर d डैश, दिस इज योर x टोटल इसके लिए, और ये आपका है d डैश। तो यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस क्या है, x माइनस d डैश है, दिस डिस्टेंस x माइनस d डैश है, और ये डिस्टेंस आपकी d डैश है, हमने लिखा ही है। तो इसमें ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, सिग्मा CB डिवाइडेड बाई टोटल x और सिग्मा डैश CB डिवाइडेड बाई दिस डिस्टेंस x माइनस d डैश। तो आपका सिग्मा डैश आ जाएगा कि जहां पर आपकी स्टील लगी है कंप्रेशन में, वहां पर क्या स्ट्रेस होगा जो कंक्रीट के इक्विवेलेंट होगा। अब यहाँ की स्टील जो है कंक्रीट में बदल गई है और इसका स्ट्रेस ये हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका फोर्स होगा, जो C2 होगा वो क्या होगा, C2 इक्वल टू MC माइनस 1 इंटू ASC, इक्विवेलेंट एरिया हो गया, और x माइनस d डैश अपॉन x इंटू सिग्मा CB आपका स्ट्रेस हो गया। दिस इज योर इक्विवेलेंट एरिया, दिस इज योर इक्विवेलेंट स्ट्रेस, एरिया मल्टीप्लाई बाई स्ट्रेस, ये क्या हो गया, फोर्स हो गया। और T2 क्या हो गया, T2 इक्वल टू ये आपका AST2 इंटू जो भी वैल्यू सिग्मा S की होगी वो T2 हो गई, और इसका लीवर आर्म क्या होगा दोनों का, D माइनस D डैश, D माइनस D डैश, इसका भी लीवर आर्म क्या होगा मोमेंट का, D माइनस D डैश। तो इस तरह से हमारे पास 2 तरह के मोमेंट आ जाएंगे, एक बैलेंस के लिए और एक जो है आपके
ऑक्सिलरी बीम के लिए। तो इस तरह से हम लोग इसको डिजाइन करेंगे। अब हम एक प्रॉब्लम लेके इसको समझने की कोशिश करेंगे जिससे थोड़ा और इजी हो जाएगा। अगर आपको बोर ना लगे तो हम लोग एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। जल्दी से कर देते हैं, उसके बाद फिर तो स्टेप वाइज कैसे आप प्रोसीड करेंगे यहां पर हम डिस्कस कर लेंगे। अभी एक प्रॉब्लम के माध्यम से प्रॉब्लम को लिख दे रहे हैं आप लोगों के लिए। ये क्वेश्चन है, ए रेक्टेंगुलर बीम 230 mm by 4 mm, 230 mm by 400 mm effective depth, subjected to a moment of subjected to a moment of 42 kilonewton meter. 42 kilonewton meter. The effective cover compressive steel is 40 mm. Effective cover for compressive moment. Effective cover for compressive steel is 40 mm. ठीक है, इसको फिगर से हम लोग कर लेंगे 40 mm. Find the reinforcing steel. Find the reinforcing steel. This is question. Find the reinforcing steel. The materials are M15 grade concrete and mild steel. Materials are M15 grade concrete and mild steel reinforcement. तो ये आपकी एक प्रॉब्लम है जिसमें हम लोग फाइंड आउट जानना चाहते हैं कि ये मोमेंट हम लोग कैसे कराएंगे, कैसे कराएंगे। तो एक बीम की अवधारणा है कि ये बीम हमारी है वो आपकी इस तरह से है और इसमें जो कंप्रेशन में जो स्टील है उसको फाइंड आउट करना है और टेंशन में जो स्टील है उसको फाइंड आउट करना है। आपको यहाँ पर जो स्टील है ये फाइंड आउट करना है और यहाँ पर जो स्टील की मात्रा फाइंड आउट करना है। ये आपका दिया है 230 mm और इसका इफेक्टिव दिया है 400 mm ये दिया है और इसका कवर दिया है 40 mm। अब आप ये न्यूट्रल एक्सिस मान लीजिए होती है और हमने डायग्राम से ड्रॉ कर रहे हैं। ये मान लीजिए फुली स्ट्रेस हो जाएगी। जैसे जो सिग्मा CVC हम लोग यूज कर रहे हैं, यहाँ सिग्मा ST/m यूज कर रहे हैं। इस तरह से स्ट्रेस डायग्राम हम लोग इस तरह से जूम कर रहे हैं। तो स्टेप नंबर 1 में क्या है, आपको जो दिया गया है B बराबर दिया है कितना 230 mm में आप यूज करेंगे। D बराबर आपको दिया है 400 mm में आप यूज करेंगे और आपको दिया है माइल्ड स्टील। तो सिग्मा ST बराबर कितना हो जाएगा 140 Nm/mm² और M15 ग्रेड दिया है, इसका मतलब सिग्मा CVC = 5 Nm/mm² हो जाएगा।
अब इसके माध्यम से स्टेप में एम निकाल लेंगे। एम बराबर क्या होगा 280/3 सिग्मा CBC। ये हो जाएगा ना 280/3 सिग्मा, तो 280 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 5, ये बराबर आ जाएगा, आप इसको डिवाइड कर दीजिए। टू 880 डिवाइडेड बाई 18.66 18.66 आप ले लें या 18.6 ले लें, 66 ले लिया, 18.66 आप ले लेंगे। दिस इज वन थिंग। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, पहले हम सोचेंगे कि अगर ये बैलेंस की तरह से कैरी करेगा मोमेंट तो कैसे निकालें, कितना कैरी कर पाएगा, इसके द्वारा कितना मोमेंट अगर बैलेंस में कैरी कराना है तो कैसे कितना कैरी करेगा, यहाँ ध्यान देना है। तो स्टेप 2 दैट इज m1 बराबर QVD²। आप बैलेंस कितना लेके चलो QVD²। तो Q बराबर कितना था, Q बराबर 1/2 सिग्मा CBC K इंटू J। अब आप देखो सिग्मा CBC तो मालूम है, K बराबर कितना होगा, अगर ये इस तरह की है तो 0.4 इंटू D, तो 0.4 इंटू D इक्वल टू 400, तो 160 mm आपका ये हो जाएगा। J बराबर 1 - K/3, आप लगा लीजिए, 1 K 0.4 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 0.4 डिवाइडेड बाई 3 0.87, तो ये हो जाएगा आपका 0.87। तो यहाँ पर आपने जो निकाली वैल्यू वो आपकी आ गई है। स्टेप 2 में मोमेंट की जो वैल्यू है m1 जो बीम कैरी कर सकती है बैलेंस में, वो आ जाएगी QVD² मीन्स 1/2 सिग्मा CBC K इंटू J इंटू BD²। ये बराबर हो जाएगा 1/2 सिग्मा CBC की वैल्यू रख देंगे, ये है 5, K की वैल्यू आप रख दीजिए, K की वैल्यू है 0.4 और J की वैल्यू है 0.87 और B की वैल्यू है आपकी 230 और इसकी वैल्यू है 400²। ये आप इसको सॉल्व कर लीजिए, दिस इज योर वैल्यू। हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, तो ये है 2.5 इंटू 0.4 इंटू 230 K इंटू J 23 इंटू 400 4 इंटू फिर से करते हैं 2.5 इंटू 0.4 इंटू 230 0.87 जो था, तो फिर से करते हैं 2.5 इंटू 0.4 इंटू 0.87 इंटू 230 इंटू 400 प्लस स्क्वायर, ये आ गया आपका 332,016,000.0, तो 2 2 4 2 6, दिस इज योर 30, दिस इज इन न्यूटन मिलीमीटर इक्वल्स टू 32.01 या 016 किलोमीटर मीटर। दिस इज योर किलोमीटर मीटर में आप बदल लेंगे तो दिस इज कमिंग 32 किलोमीटर, या आप इसको 0.1 है, दिस इज टेकन एज 32 किलोमीटर आप लोग ले सकते हैं। दिस इज योर 32 किलोमीटर मीटर, राइट। अब आप क्या करेंगे, यहां देखेंगे कि इससे जो मोमेंट आप कैरी करा रहे हैं बैलेंस से, वो हमारा इतना है।
तो इसमें आप ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि AST1 कितना होगा। नेक्स्ट स्टेप अब आप देखेंगे कि M1 इक्वल्स टू आया है हमारा 32 किलो न्यूटन मीटर, और M जो प्रोवाइडेड है वो आपका है, दिस इज गिवन 42 किलो न्यूटन मीटर, 42 किलो न्यूटन मीटर। इसका मतलब आपका जो अतिरिक्त मोमेंट है M माइनस M1 इक्वल्स टू 42 माइनस 32 इक्वल टू 10 किलोमीटर। 10 किलो न्यूटन मीटर को आपको कैरी कराना है आधार से। तो पहला वाला पार्ट में हम क्या करेंगे, M1 बराबर क्यू बी डी क्या था, दूसरा M1 भी इक्वल टू AST1 सिग्मा ST इंटू JD से फाइंड आउट कर लेंगे। तो AST1 की मात्रा आ जाएगी यहाँ से, AST1 बराबर क्या हो जाएगा M1 डिवाइडेड बाई सिग्मा ST इंटू JD। ध्यान रखिएगा इसको। तो M1 बराबर कितना है हमारा, M1 इक्वल्स टू दिस 32 इंटू 10⁶ न्यूटन बदल जाएगा, और यहाँ सिग्मा ST 140 इंटू 0.87 मल्टीप्लाई बाई 400, ये आपका AST1 आ जाएगा। जिसको हम कैलकुलेट कर ले रहे हैं 32 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाई 140 कितना भागे 0.87 भागे 400, ये आ जाएगा 656.81 mm²। ये आपका AST1 आ गया। दिस इज दिस मच वैल्यू ऑफ AST1। दिस इज कमिंग 637, अरे फिर से बड़ा गलत हो गया, 32 1 2 3 4 5 6 आगे 140 आगे 656.8। चलिए इतना आ रहा है आपका। तो ये वैल्यू आपकी आ गई। अब आप नेक्स्ट क्या करोगे, नेक्स्ट में जाएंगे हम। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर हम सिंगल इनफोर्स बीम में बैलेंस में कितना स्पीड कैरी करेगा, ये आ गया। अब हम दूसरे पार्ट में जाएंगे, इसको मिटा दे रहे हैं, देखेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास दूसरी बीम है वो कौन सी बीम है, उससे क्या मोमेंट कैरी कराएंगे, 10 किलो न्यूटन का। दूसरी बीम हमारी जो है ये एक्सिलरी बीम है, जो आपकी इस तरह से यहाँ पर बीम में केवल आपका यहाँ पर दिस वी हैव प्रोवाइडेड, इस पॉइंट पर अलग से एक स्टील लगी है, इसको हम बोल रहे हैं AST2, और यहाँ पे जो स्टील लगी हुई है उसको बोल रहे हैं AMC-1 इंटू ASC। इसका डिस्टेंस कितना है, ये फोर्सेस कौन है, ये आपका कंप्रेशन C2 है और ये आपका T2 है। C2 बराबर T2 होगा, और मोमेंट ये जो है आपका फोर्स काम कर रहा है, इसकी डिस्टेंस यहाँ से कितनी है, वो D डैश है। तो इसका लीवर आर्क कितना है, D माइनस D डैश। अब इसमें इस पार्ट में आप ये देखो कि मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी जो होगी वो क्या होगी, M2 इक्वल टू कंप्रेशन के लिए C2 इंटू लीवर आर्म, तो C2 इंटू लीवर आर्म, और टेंशन के लिए M2 इक्वल टू T2 इंटू लीवर आर्म, ये हम लिखे चलेंगे, ठीक है। तो C2 बराबर क्या हो जाएगा, C2 इक्वल टू MC-1 इंटू ASC, ये हो गया, और सिग्मा डैश ये कर लिया हमने, और ये स्ट्रेस हो गया, और डिस्टेंस कितनी है, D माइनस D डैश। इससे आप मोमेंट निकाल लेंगे। तो यहां पर हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं।
C2 is equal to MC, दिस इज योर C2 इतना हो गया, और ये है आपका लीवर आर्म। इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये C2 इंटू लीवर आर्म मल्टीप्लाई करके मोमेंट हो जाएगा M2। तो M2 इक्वल्स टू हो जाएगा, M2 इक्वल टू जाएगा C2 इंटू लीवर आर्म। C2 कितना है, MC माइनस 1 ASC, ठीक है, और यहाँ x डैश x माइनस डी डैश पान x इंटू यहाँ सिग्मा CBC यूज कर लीजिए आप, लीवर आर्म D माइनस डी डैश। तो इससे आप क्या करोगे, ASC की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो ASC बराबर क्या हो जाएगा, M2 अपान MC माइनस 1 इंटू x माइनस डी डैश अपान x सिग्मा CBC D माइनस डी डैश। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन मान लीजिए। तो इससे आप क्या करेंगे, ASC की वैल्यू निकाल लेंगे। हम यहाँ पर ASC की वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं ASC की वैल्यू कैसे आएगी। तो M2 बराबर है 10 इंटू 10⁻6 न्यूटन मिलीमीटर में हो गया, डिवाइडेड बाई MC माइनस 1, MC है आपका 1.5 इंटू 18.66 माइनस 1, MC माइनस 1 हो गया, और x बराबर आपका है, हमने निकाला था x इक्वल टू 0.4 इंटू डी। तो 0.4 इंटू डी बराबर है 400, तो 160 हो जाएगा। तो यहाँ लिख लो आप 160 माइनस डी डैश माने 40 डिवाइडेड बाई x माने 160, ये हो गया, और सिग्मा CBC हमारा कितना है 5 मल्टीप्लाई बाई डी माइनस डी डैश 400 माइनस 40। इसको और सिंप्लीफाई कर लें हम लोग 1 मिनट के लिए। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻6 या 10 इंटू 7 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई, आप इसको कर लीजिए सिंप्लीफाई करिएगा आप, तो 1.5 इंटू 18.66, ये दो कितने 26.99 इंटू 160 120 बाई 160, ये हो जाएगा आपका 0.75 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 4 से 360। इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 10 7 0 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइडेड बाई 26.99 भागे 0.75 कितना 5 कितना 27.44 10⁻6, दिस इज 60 360। तो ये सी बार एम MC माइनस 1, तो ये हमारा आ रहा है इतना 27.44। तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसको, दिस इज कमिंग, दिस इज 274 है, तो ये आ गया आपका 5 160 माइनस 40 160 माइनस 40, दिस इज कमिंग 274 mm। इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, दिस इज कमिंग 274। कर सकते हैं इसको 26.99 इंटू 0.75 इंटू 5 इंटू 360 10⁻7
डिवाइडेड बाई 6022.30 तो कुछ गड़बड़ है। आप लोग करिएगा m2 इक्वल टू 10 इंटू 10⁶ 274 आ रहा है, तो 274 ले लेते हैं ये इस तरह से। अब AST2 निकाल लेंगे यहाँ पर, AST2 इक्वल टू m2 अपान सिग्मा ST इंटू d माइनस d डैश। m2 इक्वल टू 10 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन मिलीमीटर में, और दिस इज 140 इंटू 400-40। ये आप करेंगे तो ये AST2 आ गया है आपका। AST2 इज कमिंग 198। AST1 AST2 को दोनों जोड़ देंगे तो हमारा AST आ जाएगा। AST1 जो आया था, दिस इज कमिंग AST1 657 करीब आया था। 657 प्लस 198, ये हमारा हो जाएगा 657 855 mm²। तो इस तरह से आप जो है इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें इस तरह की प्रॉब्लम में आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। आज हम यही स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट टाइम पे हम और इसकी और प्रॉब्लम लेके चलेंगे, और जो बोर्ड या उसमें क्वेश्चन पूछे गए उनके बारे में बताएंगे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। थैंक यू वेरी मच।